अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और एलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है ना, ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली है। जी बिल्कुल, एक ऐसा विषय जो हर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है कारक, यानी संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वन शॉट मास्टर क्लास। हमारे पास जो आज अध्ययन सामग्री और पीडीएफ नोट्स हैं, वे पूरी तरह से इसी विषय की गहराई में जाने के लिए तैयार किए गए हैं। आज उन सभी नियमों, अपवादों और बारीकियों को खंगाला जाएगा जो परीक्षाओं में अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। हमारे पास मौजूद नोट्स की पहली स्लाइड में कारक की जो परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द, विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाता है, उसे कारक कहते हैं। जी, मतलब अगर इसे सरल भाषा में कहें तो ये एक तरह का कनेक्टर या पुल है जो संज्ञा को वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ जोड़ता है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हिंदी व्याकरण में आमतौर पर कारकों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। 8 कारक। जी, लेकिन अगर हम भाषा विज्ञान के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार ये संख्या केवल 6 है। अच्छा, केवल 6। हाँ। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में माना ही नहीं है। ओहो, ये तो नई बात है। उनका तर्क बड़ा ही वैज्ञानिक था कि इन दोनों का सीधा संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। परीक्षाओं के नजरिए से ये एक बहुत ही शानदार तथ्य है जिसे सभी सीखने वालों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये तो वाकई एक बेहतरीन जानकारी है। परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन अगर कोई वाक्य हमारे सामने हो तो इन कारकों को पहचाना कैसे जाए? उसके भी कुछ नियम हैं। हाँ, हमारी स्लाइड 2 में इसके लिए 2 बड़े दिलचस्प बुनियादी नियम दिए गए हैं। पहला ये कि कारक की पहचान कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति के माध्यम से होती है। जी, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। बिल्कुल। नियम नंबर 1 कहता है कि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक आ सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक आता है। और नियम नंबर 2 ये है कि कारक चिन्ह हमेशा कारक के ठीक बाद आता है, पहले नहीं। इसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण से समझना सबसे आसान रहेगा। हाँ, बताइए। हमारे नोट्स में एक वाक्य दिया गया है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब अगर इस पूरी लाइन का विश्लेषण किया जाए तो यहाँ मुख्य काम यानी क्रिया हो रही है मरने की। किसने मारा? राम ने। बिल्कुल। तो राम यहाँ कर्ता कारक हो गए और उनका चिन्ह है ने। किसको मारा? रावण को। तो रावण हो गया कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। और सबसे अहम, किस साधन से मारा? बाण से। एकदम सही। तो बाण हो गया करण कारक जिसका चिन्ह है से। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही वाक्य में 3 अलग अलग कारक मौजूद हैं और हर शब्द के ठीक बाद उसका अपना कारक चिन्ह लगा हुआ है। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण। चलिए अब हम क्रमानुसार उन सभी 8 कारकों और उनके परसर्गों यानी विभक्ति चिन्हों की पूरी सूची पर नजर डालते हैं जो स्लाइड 3 में दी गई है। सीखने वालों के लिए ये सूची पूरी व्याकरण की नींव है। पहला है कर्ता जिसका चिन्ह है ने। दूसरा कर्म, चिन्ह है को। तीसरा करण जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। जी। चौथा है संप्रदान, को के लिए के वास्ते। 5वां है अपादान जिसका चिन्ह भी से है लेकिन अलगाव, तुलना और डर के अर्थ में। बिल्कुल, ये अंतर बहुत जरूरी है। हाँ। 6ठा है संबंध जिसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। 7वां है अधिकरण में, पर। और 8वां है संबोधन हे, अरे, अजी, ओ और साथ में विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इन चिन्हों को कंठस्थ करना सबसे पहली शर्त है। जब भी कोई वाक्य सामने आता है तो यही वो चाबियां हैं जो बताती हैं कि वाक्य में कौन सा शब्द क्या भूमिका निभा रहा है। अगर ये सूची दिमाग में एकदम साफ है तो व्याकरण का कोई भी प्रश्न कभी मुश्किल नहीं लगेगा। एकदम सही बात है। अब हम एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। हमारी स्लाइड 4 में बात की गई है कार्य करने वाले और जिस पर प्रभाव पड़ेगी, यानी कर्ता और कर्म की। जी। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की जिसका चिन्ह ने है। कर्ता का सीधा सा मतलब है कार्य को करने वाला, लेकिन नोट्स में एक विशेष बिंदु है जो थोड़ा उलझा सकता है। कभी कभी विभक्ति शून्य भी होती है, यानी कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं देता। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। जैसे
उदाहरण के लिए, नीरज ने पाठ पढ़ा। यहां तो ने साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरा उदाहरण है सूरज उदय हुआ। इसमें तो ने है ही नहीं। ये एक बहुत ही शानदार स्थिति है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखिए, सूरज उदय हुआ में कोई ने चिन्ह नहीं दिखेगा, फिर भी उदय होने की क्रिया कौन कर रहा है? सूरज ही कर रहा है। सूरज ही तो कर रहा है ना, इसलिए ये कर्ता कारक है। शून्य विभक्ति अक्सर वर्तमान और भविष्यकाल के वाक्यों में या अकर्मक क्रियाओं के साथ देखने को मिलती है। समझ गया। इसके बाद आता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह को है। कर्ता जिस कार्य को करता है या क्रिया का जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को सुलाती है और अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ सुलाने का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है और पढ़ाने का प्रभाव छात्रों पर। बिल्कुल सटीक। बहुत खूब। अब स्लाइड 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां कार्य का साधन और जिसके लिए कार्य किया जाए की बात आती है। तीसरा है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा, जिसे हम माध्यम या टूल कह सकते हैं। हाँ, यह क्रिया करने का साधन है। उदाहरण के तौर पर, माँ बोतल से दूध पिलाती है, बच्चे बस द्वारा पाठशाला जाते हैं और सीता कलम से पत्र लिखती है। यहाँ बोतल, बस और कलम, इन तीनों पर गौर किया जाए। ये तीनों ही उपकरण या माध्यम का काम कर रहे हैं, जिनके सहारे मुख्य क्रिया पूरी हो पा रही है। बिना कलम के पत्र नहीं लिखा जा सकता। यही करण कारक की पहचान है। और इसके ठीक विपरीत है संप्रदान कारक, जिसके चिन्ह हैं को, के लिए, के वास्ते। संप्रदान का सीधा सा अर्थ है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे हमेशा के लिए कुछ दिया जाए, जैसे कोई दान या भेंट। जी, हमेशा के लिए वाली बात यहाँ सबसे खास है। उदाहरण के लिए, रोहन पिताजी को कपड़े लाया। यहाँ के लिए का भाव छुपा है। और राजा ने भिखारी को खाना खिलाया। यहाँ हमेशा के लिए दान दिया गया है। बिल्कुल। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्लाइड 6 में हम देखते हैं अलगाव का बोध और आपसी संबंध। हम बात कर रहे हैं अपादान कारक की, जिसका चिन्ह भी से है। अब से करण कारक में भी था साधन के रूप में, लेकिन अपादान में से का मतलब अलग होना बताया गया है, यानी सेपरेशन। हाँ, पत्ता पेड़ से टूट गया, ये तो समझ आता है कि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। लेकिन नोट्स में डर, जैसे शीला सांप से डरती है, और तुलना, जैसे मोहन सोहन से अधिक चतुर है, को भी अपादान बताया गया है। ये थोड़ा समझ से बाहर लग रहा है। डरने में अलग होना कैसे शामिल है? यही तो भाषा का मनोविज्ञान है। अगर इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखा जाए तो जब किसी चीज से डर लगता है तो इंसान क्या करता है? वो उससे दूर भागता है। बिल्कुल, वो उस चीज से दूर भागता है, उससे अलग होता है। सांप से डर लगेगा तो इंसान पीछे हटेगा, यानी अलगाव होगा। इसलिए शीला सांप से डरती है में अपादान है। इसी तरह जब दो लोगों की तुलना होती है तो एक को दूसरे से अलग या भिन्न बताया जा रहा होता है। इसलिए मोहन सोहन से अधिक चतुर है में भी अलगाव का भाव होने के कारण इसे अपादान कारक ही माना जाता है। वाह, क्या बात है, एकदम स्पष्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ संबंध कारक बहुत ही सीधा है। इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ये एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ रिश्ता या अधिकार बताता है। जैसे, ये राम की गाय है, सुनील की किताब खो गई, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। यहाँ मेरा में रा छिपा है। बहुत ही तार्किक व्याख्या। अब बात करते हैं स्लाइड 7 की, क्रिया का आधार, समय और पुकारने की। अधिकरण कारक, जिसके चिन्ह है में और पर। यह क्रिया के होने का आधार, स्थान या समय बताता है। इसके उदाहरण हैं, छात्र छत पर बैठे हैं, मोहन कमरे में सो रहा है, और समय का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, परीक्षा मार्च में होगी। जी, स्थान और समय ये दोनों ही अधिकरण की श्रेणी में आते हैं। और 8वां यानी हमारा अंतिम कारक है संबोधन कारक, जिसके चिन्ह है हे, अरे, अजी। इसका इस्तेमाल किसी को संबोधित करने, ध्यान खींचने या पुकारने के लिए किया जाता है, और इसमें अक्सर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। जैसे, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अजी सुनते हो, अरे तुम पागल हो। बिल्कुल। चलिए, अब इस पूरी चर्चा में थोड़ी और ऊर्जा भरते हैं।
हमारी स्लाइड 8 और 9 में एक बहुत ही शानदार रैपिड फायर अभ्यास दिया गया है, जिसमें नियम, कर्ता, कर्म और करण से जुड़े MCQs हैं। इसे एक गेम शो की तरह देखते हैं। मैं प्रश्न सामने रखूंगा और आप उनका कारण सहित विश्लेषण करेंगे। तैयार हैं? कारकों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? इसका उत्तर है 8। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, सामान्य तौर पर हिंदी व्याकरण में कारकों की मान्य संख्या 8 ही है। दूसरा प्रश्न, कारक चिन्हों को व्याकरण में और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है परसर्ग या विभक्ति। कहीं कहीं इसे परसर्ग कहा जाता है तो कहीं विभक्ति, लेकिन दोनों का अर्थ कारक चिन्ह ही है। प्रश्न 3 बड़ा ही रोचक है। राम का माता कौशल्या है, इस वाक्य में किस कारक की त्रुटि है? इसका उत्तर है संबंध कारक। इसकी व्याख्या ये है कि राम पुल्लिंग शब्द है लेकिन माता स्त्रीलिंग है। संबंध कारक का चिन्ह हमेशा बाद वाले शब्द के लिंग के अनुसार बदलता है। माता स्त्रीलिंग है, इसलिए का की जगह की होना चाहिए, यानी शुद्ध वाक्य होगा राम की माता कौशल्या है। क्या बात है। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ये सबसे सीधा सवाल है। इसका उत्तर है कर्ता कारक। कार्य को करने वाले के साथ हमेशा ने लगता है। प्रश्न 5 राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण को में कौन सा कारक है? उत्तर है कर्म कारक। मारने की क्रिया का सीधा प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण को कर्म कारक की श्रेणी में आएगा। प्रश्न 6 के द्वारा या से जब ये साधन के अर्थ में हो तो यह किस कारक का चिन्ह है? इसका उत्तर है करण कारक। जब भी कोई काम किसी टूल, उपकरण या माध्यम से हो तो वो करण होता है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 7 वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कुल्हाड़ी से में कारक कौन सा है? उत्तर है करण कारक। व्याख्या बड़ी स्पष्ट है कि कुल्हाड़ी यहाँ कार्य को पूरा करने का साधन है। और पहले राउंड का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 8 पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? इसका उत्तर है अपादान कारक। पेड़ से पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे हैं, यानी अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ अलग होने के बोध के कारण अपादान कारक होगा। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ से या को देखकर उत्तर पर नहीं कूदना है, बल्कि पूरे वाक्य का भाव समझना है। जी, भाव समझना सबसे जरूरी है। और इसी भाव को समझने के लिए नोट्स की स्लाइड 10 एक बहुत बड़े महाभ्रम का निवारण करती है। दान देना बनाम कार्य करवाना, ये सीखने वालों के लिए हमेशा सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। प्रश्न 9 देखिए। माताजी ने गरीबों को वस्त्र दिए, इसका उत्तर है संप्रदान कारक। व्याख्या यह है कि जब कोई चीज दान में दी जाती है या हमेशा के लिए किसी को दे दी जाती है तो वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है, भले ही वाक्य में को का प्रयोग हुआ हो। ठीक है। अब प्रश्न 10 देखते हैं। राम ने रामू को किताब दी, ये भी संप्रदान कारक ही है। यहाँ भी किताब देने का भाव है, जो कि भेंट या हमेशा के लिए देने की क्रिया को दर्शाता है। लेकिन अब असली पहेली आती है। प्रश्न 11 राम धोबी को कपड़े देता है, यहां भी को है और कपड़े दिए जा रहे हैं, तो क्या ये भी संप्रदान हुआ? नहीं, यही तो व्याकरण का जादू है। इसका उत्तर है कर्म कारक। अगर हम इसे तार्किक रूप से सोचें तो क्या राम ने धोबी को कपड़े हमेशा के लिए दान में दे दिए? बिल्कुल नहीं, वो तो धुलने के लिए दिए हैं। एकदम सही। धोबी कपड़े धोने का काम करेगा और बदले में पैसे लेगा और कपड़े वापस करेगा। जब कोई वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए बल्कि किसी कार्य के लिए दी जाए, यानी सर्विस के लिए, तो वहां संप्रदान नहीं बल्कि कर्म कारक होता है। परीक्षाओं में फंसाने के लिए सबसे पसंदीदा प्रश्न माना जाता है। ये सच में एक आहा मोमेंट था। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी था। अब दूसरे रैपिड फायर अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो स्लाइड 11 से 13 तक है। इसमें अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन और संप्रदान के विभिन्न रूप शामिल हैं। लगातार प्रश्न आएंगे तो ध्यान बनाए रखना है। प्रश्न 12 बिल्ली छत से कूद पड़ी। उत्तर अपादान कारक। कारण स्पष्ट है, बिल्ली छत से अलग होकर नीचे आ गई है। प्रश्न 13 गंगा हिमालय से निकलती हैं। उत्तर अपादान कारक। कारण यहाँ भी गंगा नदी का अपने उद्गम स्थल हिमालय से अलग होने का बोध हो रहा है। प्रश्न 14 सीता गीता से अधिक चतुर है। उत्तर अपादान कारक। कारण जैसा कि हमने पहले गहराई में समझा था, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना का भाव हमेशा अपादान में आता है। प्रश्न 15 मुझे शेर से डर लगता है।
उत्तर अपादान कारक। कारण डर का भाव भी अलगाव को ही दर्शाता है। प्रश्न 16, स्टेशन से ट्रेन छूट गई। उत्तर अपादान कारक। ट्रेन स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ गई है, यानी अलग हो गई है। बहुत बढ़िया। अब कुछ स्थान और समय वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। उत्तर अधिकरण कारक। कारण ये बैठने की क्रिया का आधार या स्थान बता रहा है। प्रश्न 18, मछली जल में रहती है। उत्तर अधिकरण कारक। में चिन्ह रहने के स्थान को दर्शा रहा है। प्रश्न 19, कमरे में पंखा चल रहा है। उत्तर अधिकरण कारक। यहाँ भी स्थान का बोध हो रहा है कि पंखा कहाँ है। प्रश्न 20, रवि कल 4 बजे जाएगा। उत्तर अधिकरण कारक। इसकी विशेष व्याख्या ये है कि जब भी वाक्य में समय बताया जाए या समय पूछा जाए, वहाँ अधिकरण कारक का ही प्रयोग होता है। ये नियम अक्सर किताबों में छिप जाता है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अब संबंध और बाकी कारकों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 21, राम का भाई बहुत बुद्धिमान है। उत्तर संबंध कारक। यहाँ राम और भाई के बीच का पारिवारिक रिश्ता का के माध्यम से दिखाया गया है। प्रश्न 22, का, की, के, रा, री, रे किस कारक के चिन्ह हैं? उत्तर ये तो एकदम सीधा सा नियम है। ये सभी संबंध कारक के चिन्ह हैं। प्रश्न 23, यह रमेश की गाड़ी है। उत्तर संबंध कारक। गाड़ी पर रमेश का अधिकार या स्वामित्व दिखाया जा रहा है। प्रश्न 24, हे ईश्वर मेरी मदद करो। उत्तर संबोधन कारक। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है और यहाँ भगवान से गुजारिश करने या पुकारने का भाव है। प्रश्न 25, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। उत्तर संप्रदान कारक। के लिए का प्रयोग हुआ है, यानी खिलौने लाने का कार्य किसी और के वास्ते किया गया है। और हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न 26, सैनिक देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। उत्तर संप्रदान कारक। यहाँ भी के लिए का भाव है। सैनिक अपना सर्वस्व, अपना प्राण देश को प्रदान करते हैं। ये पूर्ण समर्पण का भाव है, जो पूरी तरह से संप्रदान के अंतर्गत आता है। ये अभ्यास सच में कमाल का था। एक एक नियम शीशे की तरह साफ हो गया। अब हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। हमारी 14वीं स्लाइड में परीक्षा के लिए 3 गोल्डन नियम दिए गए हैं, जो आज के इस पूरे मास्टर क्लास का असली निचोड़ हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन तीनों विशेष बिंदुओं को सभी के लिए स्पष्ट करें। में छिपा है। पहला गोल्डन नियम है से का भ्रम। यदि वाक्य में से का प्रयोग किसी कार्य को करने के साधन या टूल के रूप में हो रहा है, तो वहां करण कारक होगा। लेकिन यदि उसी से का प्रयोग अलग होने, तुलना करने या डरने के भाव के लिए हो रहा है, तो वहां अपादान कारक होगा। बहुत ही साफ अंतर है। दूसरा गोल्डन नियम है को का भ्रम। यदि को का प्रयोग ये दर्शाने के लिए हो कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो वो कर्म कारक है। लेकिन यदि को का प्रयोग दान देने, भेंट देने या के वास्ते के भाव में हो, तो वहां संप्रदान कारक होगा। मतलब इसे याद रखने की सबसे आसान ट्रिक वही है, गरीब को वस्त्र दिए तो संप्रदान और धोबी को कपड़े दिए तो कर्म। एकदम सही पकड़ा आपने। और तीसरा गोल्डन नियम है समय का बोध। वाक्य में समय बताना या समय पूछना, जैसे 4 बजे या मार्च में, ये हमेशा अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इन 3 नियमों को तो बस गांठ बांध लेना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे विज्ञान को समेटा गया है। पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने कारक को लेकर जो भी उलझनें थीं, उन्हें जड़ से खत्म कर दिया होगा। अब वक्त है सभी श्रोताओं के लिए एक गृह कार्य यानी होमवर्क का। जी। प्रश्न बहुत सीधा और सरल है। ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? जो भी सीखने वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अपना उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर दें। हमें सही जवाबों का इंतजार रहेगा। साथ ही यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि आज की इस पूरी क्लास की संपूर्ण पीडीएफ सामग्री RWA ऐप के फ्री पीडीएफ फोल्डर में उपलब्ध है। वहां जाकर इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि नया सीखने के साथ साथ रिवीजन भी उतना ही जरूरी है। और आज की चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए मैं एक बात छोड़ना चाहूंगी। जरा विचार कीजिए, हम सभी दिन भर में बिना रुके अनजाने में ही कितने सारे कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं,
दोस्तों से बात करते हुए, दफ्तर में, घर पर क्या कभी हमने ध्यान दिया है कि एक छोटे से या को के पीछे व्याकरण का कितना गहरा और मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है? बिल्कुल। हमारी पूरी बातचीत का अर्थ इन छोटे-छोटे अक्षरों पर टिका है। हाँ, तो अपनी अगली बातचीत में इन चिन्हों को नोटिस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। भाषा की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण और विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी सीखने वाले अपना खूब ख्याल रखें, लगातार नया ज्ञान अर्जित करते रहें और सबसे जरूरी बात, रिवीजन करते रहें। जय हिंद।